हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल गुरु घंटाल। तो कैसे हो आप सभी लोग? जैसा कि आप सब जानते हो, यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और भी बाकी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो जाके देखो, उन्हें लाइक करो, उन पर कमेंट करो। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट 2 का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो हम चालू करते हैं यूनिट 2 लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिए, अब हम यूनिट 2 पे आ गए हैं। और यूनिट 2 लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सिंगल लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट एक नई टर्म यहाँ पे यूज़ की जाएगी। सिंगल लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट जो रहता है वो एक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर रहता है, और सिंगल लिंक लिस्ट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ दैट डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या है? लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड्स दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी। अ नोड कंटेन टू फील्ड्स। अब नोड का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। ये एक नोड है, मैं आपको एक सेकेंड बताता हूँ। जैसे यह एक नोड है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डाटा पार्ट और दूसरा पार्ट होता है एड्रेस पार्ट। यही लिखा हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कि एक नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एड्रेस पार्ट और डाटा पार्ट। तो लिंक लिस्ट अरेंज किस तरह से की जाती है? जैसे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम नोड कहते हैं। जैसे यह एक नोड है, यह एक नोड है एंड यह एक नोड है। तो इस डायग्राम में तीन नोड्स है और ये आपस में लिंक्ड है। लिंक्ड मतलब जुड़ी हुई है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को कहा जाता है लिंक्ड लिस्ट। ओके, अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ। जैसे एक नोड है, इसके अंदर एक डाटा पार्ट रहता है। ये इसका काम रहता है वैल्यू को स्टोर करना। जैसे अरे होता है ना, तो अरे के अंदर क्या होता है? अरे के अंदर केवल वैल्यू स्टोर होती है। बट एक नोड के अंदर क्या स्टोर होता है? वैल्यू और एड्रेस। अब एड्रेस किस चीज़ का स्टोर होता है? एड्रेस यहाँ पे, जैसे इस नोड की बात करूँ तो इस नोड का ये वाला एड्रेस वाला पार्ट बोल सकते हैं या लिंक वाला पार्ट बोल सकते हैं। ये जो इसके जस्ट बाद वाली नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। और ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी होता है। ओके, तो लीनियरली एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। तो जो ये वाली नोड है ये इसके जस्ट बाद वाली नोड का डाटा मतलब एड्रेस स्टोर करेगी। इस नोड पे आए तो ये वाली नोड इसके बाद वाली नोड का डाटा स्टोर करेगी। और सपोज अगर ये वाली नोड लास्ट नोड है तो ये नोड की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देंगे नल से। नल मतलब कुछ नहीं, क्योंकि ये कोई एड्रेस स्टोर नहीं कर रही है, इसलिए नल हमने वहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। तो इस तरह से ये लिंक्ड होती है नोड्स। मैंने आपको समझा दिया। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट होती है वैसे ही डबली लिंक लिस्ट होती है। अब डबली लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है? तो जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ लेते हैं इसका आंसर क्या है। डबली लिंक लिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट in which node contain a pointer to the previous node as well as to the next node in the sequence. Therefore, doubly linked list is a node contains three parts. मतलब doubly linked list की नोड में तीन पार्ट होते हैं। नोड का डाटा, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। इधर पॉइंटर मतलब क्या? एड्रेस स्टोर कौन करता है? पॉइंटर। तो जिस पार्ट को बोला था एड्रेस वाला पार्ट, वो बेसिकली क्या है? एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर से बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने देखा सिंगल लिंक लिस्ट में, ये आपको सिंगल लिंक लिस्ट है। इसके अंदर एक जो रहता है डाटा पार्ट रहता है और एक जो रहता है एड्रेस पार्ट रहता है। अगर हम डबली लिंक लिस्ट पे आए तो ये एक्सटेंड हो जाती है और एक और एड्रेस का पार्ट जुड़ जाता है। अब ये किस तरह से हेल्पफुल होता है? जैसे अगर हम बात करें सिंगल लिंक लिस्ट की, तो हम केवल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम फर्स्ट नोड पे हैं तो हम सेकंड नोड पे जा सकते हैं और सेकंड नोड से थर्ड नोड पे जा सकते हैं, बट हम रिटर्न नहीं आ सकते हैं। यानी थर्ड नोड से सेकंड नोड नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड नोड पे थर्ड नोड का एड्रेस तो है लेकिन थर्ड नोड पर सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर नहीं है।
यानी एक नोड पर उसके जस्ट आगे वाली नोड का एड्रेस ही स्टोर्ड है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा नोड है वो इस टाइप से डिफाइंड होता है कि उसके अंदर दो पार्ट जो रहते हैं वो एड्रेस स्टोर करते हैं और एक पार्ट जो रहता है वो डाटा स्टोर करता है। तो किस तरह से हेल्पफुल है, मान जैसे ये नेक्स्ट वाला पार्ट है तो जस्ट इसके बाद में जो नोड होगी ये उसका एड्रेस स्टोर करेगा। और ये जो प्रीवियस वाला पार्ट है, प्रीवियस वाला पार्ट मतलब जो इसके पहले नोड होगी ये उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ये हेल्पफुल कैसे होगा, मान लो हम इस नोड पे हैं तो हमने बोला कि हमको इसके जस्ट पीछे वाली नोड पे जाना है, तो इसके पीछे वाली नोड का एड्रेस जो रहेगा वो प्रीवियस वाले पॉइंटर में स्टोर होगा, तो हम इसके पीछे वाली नोड यानी यहाँ पर जा सकते हैं। और कहीं मैंने बोला कि आगे जाना है तो आगे जाना तो सिंपल ही है, तो आगे जाने का बोला तो जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है वो इस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, तो हम इस नोड पे भी जा सकते हैं। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का फ़ायदा है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बस यही था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब जैसे सिंगली होता है, डबली होता है, वैसे ही एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी लास्ट नोड रहती है हम उसको नल से इनिशलाइज करते थे। नल यानी अभी वो किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, उसके अंदर एड्रेस जो स्टोर है वो नल है। लेकिन अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा कि जैसे जो लास्ट वाली नोड है, जैसे मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर, अभी हम सिंगली लिंक लिस्ट का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ओके। तो इस तरह से लिंक है। तो जो ये लास्ट नोड है हमारी और ये फर्स्ट नोड है, तो जो हमारी लास्ट नोड है, तो जो इसका एड्रेस वाला पार्ट है उसके अंदर ये फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगी। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ऐसा कनेक्शन बन जाएगा। मतलब यहाँ से हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब जैसे ही हम लास्ट नोड पहुँचेंगे वैसे ही हम लास्ट नोड के आगे जब जाएंगे तो हम फर्स्ट नोड पे वापस आ जाएंगे। तो इसलिए इसे सर्कुलर लिंक लिस्ट कहा जाता है। कुछ अंतर नहीं है, बस लास्ट नोड के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। आप चाहो तो आपकी स्क्रीन पे जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है पढ़ सकते हो, मैंने वही समझाया है मगर शॉर्ट में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर भी हो गया, ओके। स्ट्रक्चर में लास्ट वाली नोड ने, ये लास्ट नोड है, इसने इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, बस इतना ही सिंपल है ये। व्हाट इज़ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो जिस तरह से सिंगुलर लिंक लिस्ट होती है और जिस तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है उस तरह से डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। बस फ़र्क क्या रहता है, जितना फ़र्क सिंगल और डबल लिंक लिस्ट में रहता है उतना ही फ़र्क सर्कुलर डबल और सिंगुलर डबल लिंक लिस्ट में रहता है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। चाहो तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ टू डिक्लेयर वन डी अरे। ये तो बहुत इजी है, ओके। अब कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले तो हमें अरे का डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। किस डाटा टाइप की अरे है, इंट, कैरेक्टर या फ्लोट। देन अरे का नाम और फिर ब्रैकेट में अरे की साइज। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ टू डिक्लेयर टू डी अरे। अब टू डी अरे कैसे डिक्लेयर करें, तो सबसे पहले डाटा टाइप, अरे का नाम, देन नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है आपको आपकी टू डी अरे में, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने हैं। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले रोज देन कॉलम्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज अरे। सबसे बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज अरे, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप सब तैयार रहिएगा कि इतना बेसिक भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज अरे, मैं आपको स्ट्रक्चर की तो बता देता हूँ बेसिक, और आप ऐसा कैसा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर को। अरे को हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो मान लीजिए अरे एक कंटेनर है जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स प्लेस्ड है, और वो बॉक्स कुछ नहीं है, जस्ट मेमोरी अलोकेशन है। अब कुछ बातें जो अरे के बारे में आपको याद रखनी वो ये है कि जो अरे होता है वो एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात, अरे के अंदर कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन होता है। अरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और अरे की इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। बस इतना ही
हमें याद रखना होगा अरे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मेलॉक फंक्शन। अब मेलॉक फंक्शन जो होता है वो एक मेमोरी एलोकेटिंग फंक्शन होता है। ओके, वो अलोकेट करता है मेमोरी जितनी हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने बोला कि हमें 1000 बाइट की मेमोरी अलोकेट करो, तो हमें वो मेमोरी अलोकेट कर देता है, मतलब हमारे लिए वो उतनी मेमोरी सिस्टम में रिजर्व कर देता है। और दूसरी बात मेलॉक फंक्शन के बारे में कि ये इनिशियलाइज नहीं करता है मेमोरी को, यानी मतलब कोई वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करता है। ठीक है, और जब हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं तो जो मेलॉक फंक्शन रहता है वो नल पॉइंटर रिटर्न करता है। तो अगर वो नल पॉइंटर रिटर्न करेगा तो मान लीजिए हमें चाहिए इंटीजर पॉइंटर टाइप या कैरेक्टर या फ्लोट, तो हमें वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ तक तो वो नल पॉइंटर दे देगा, देन हमें कास्ट टाइप, मतलब हमें किस टाइप का पॉइंटर चाहिए, इंट पॉइंटर चाहिए, फ्लोट पॉइंटर चाहिए या कैरेक्टर पॉइंटर चाहिए। ठीक है, तो ये मेलॉक फंक्शन के बारे में। इसके जैसा ही एक फंक्शन होता है कैलॉक फंक्शन। अब कैलॉक फंक्शन क्या होता है, कंटीजियस एलोकेशन फंक्शन। ये भी एक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन होता है, डायनामिक एलोकेशन करता है मेमोरी का। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये ब्लॉक को 0 से इनिशलाइज करता है, मतलब इनिशियल वैल्यू जो रहेगी आपकी मेमोरी में स्टोर्ड वो रहेगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ फ्री फंक्शन। द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय मेलॉक और कैलॉक फंक्शन मस्ट बी रिलीज्ड बाय कॉलिंग फ्री फंक्शन। ठीक है, मतलब जैसे एक प्रोग्राम है, हमने उसके अंदर मेमोरी एलोकेट कर दी, वो प्रोग्राम पूरा रन हो गया, देन वो जो मेमोरी एलोकेट हमने की हमें उसे फ्री भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में तो वो मेमोरी अभी तक एलोकेटेड है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम बढ़ेंगे तो वो वाली जो मेमोरी है वो यूज़ नहीं करेगा सिस्टम, क्योंकि वो रिजर्व मेमोरी है। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी आप मेलॉक या कैलॉक फंक्शन का यूज़ करते हो तो एट लास्ट आपको फ्री फंक्शन का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो मेमोरी एलोकेटेड है उनको वो डी एलोकेट हो जाएगी मेमोरी, मतलब जो मेमोरी है वो दूसरा फंक्शन या दूसरा प्रोग्राम भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसका स्ट्रक्चर और उसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। सबसे पहला कि डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जो इसको अरे से अलग करता है। ओके, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर यानी इसकी साइज़ फिक्स नहीं होती है, वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स, मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है। इंसर्शन एंड डिलीशन, इसके अंदर जो इंसर्शन एंड डिलीशन है वो ईजियर रहते हैं अरे से, क्योंकि अगर हमने अरे में कोई एलिमेंट डिलीट करा तो जो उसके फर्दर एलिमेंट है आगे और पीछे के, हमें उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ वाले इंडेक्स को थर्ड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिफ्थ वाले को फोर्थ पे, ताकि एक कंटीजियस स्ट्रक्चर मेंटेन रहे अरे का। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है अरे में। वहीं अगर लिंक लिस्ट की बात करें, जैसे और लिंक लिस्ट में की अगर हम बात करें तो हमने एक नोड को डिलीट करा, तो हम मान लीजिए हमने उस नोड को डिलीट करा, तो हमें बस क्या चेंज करना होगा, जिस नोड को डिलीट करा है उसके पीछे वाली नोड में डिलीट करी हुई नोड के आगे वाली नोड का एड्रेस स्टोर करना होगा, तो लिंक्ड हो जाएंगे वापस। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली लिंक लिस्ट में। और इंसर्शन में भी ऐसा ही होगा, जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो जो नोड हमें इंसर्ट करना है उसके एड्रेस पार्ट में फोर्थ वाली नोड का एड्रेस डाल देंगे, और जो सेकेंड वाली नोड है उसके एड्रेस पार्ट में फोर्थ नोड का एड्रेस हटा के थर्ड नोड का एड्रेस जो हम इंसर्ट करने वाले वो डाल देंगे। तो ये इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन हो गया, जो यहाँ पे एज कंपेयर टू अरे ईजी हो जाता है और मेमोरी एफिशिएंट भी होता है, क्योंकि डायनामिक एलोकेशन होता है तो ना तो मेमोरी वेस्ट होती है। मान लीजिए अरे में हमने 1000 के डिक्लेयर कर दिया अरे, और हमारे एलिमेंट्स जो है वो 500 तक ही है, तो जो 500 बचे हुए हैं पोजीशन वो तो एक तरीके से मेमोरी वेस्टेज हो गया। बट लिंक लिस्ट में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। ओके, अब इन लिंक लिस्ट में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है तो जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतनी ही मेमोरी लगेगी, उससे ज़्यादा ना कम। ओके, तो ये मेमोरी एफिशिएंट भी है। और लिंक लिस्ट कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जा सकती है, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करी जाती है स्टैक्स और क्यूज़ में। ओके, हालांकि स्टैक और क्यूज़ में
अरे से भी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, बट लिंक लिस्ट से करते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एडवांटेजेस ऑफ अरे? ओके, अब अरे के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। ट्रैवर्सिंग ऑफ अरे एक सिंपल प्रोसेस है। वहीं अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो हमें पॉइंटर्स का यूज़ करना पड़ता है, और अरे में सिंपल हम फॉर वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। और अरे में कोई भी एलिमेंट को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मेरे को फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, तो मैं फोर्थ इंडेक्स पे चले जाऊँगा अरे के, तो मुझे फिफ्थ एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर लिंक लिस्ट की बात करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी भी एलिमेंट में पहुँचने के लिए हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। हेड मतलब फर्स्ट नोड से, देन फर्स्ट नोड से वो सेकंड नोड पे जाएगा, फिर थर्ड नोड पे जाएगा, फिर फोर्थ, और देन फिफ्थ नोड पे जाएगा। मतलब उसे एन टाइम्स तक एन नोड्स ट्रैवर्स करनी पड़ेगी nth नोड पे पहुंचने के लिए। तो ये एक अरे का एडवांटेज है लिंक लिस्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एडवांटेजेस ऑफ स्टैक? अब स्टैक मैं आपको बता देता हूँ। स्टैक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे लास्ट में रखा है का एलिमेंट स्टैक में, वो सबसे पहले डिलीट होगा या आउट होगा स्टैक से। तो लीफो मेथड बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। A stack is used when a variable is not used outside that function. It allows you to control how memory is allocated and reallocated. Stack automatically cleans up the object, not easily corrupted. Okay, when a function is called, the local variable are stored in stack and it is automatically destroyed when returns. तो ये कुछ stack के examples थे, stack के advantages थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्यू? अब क्यू स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यू स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो स्टैक जैसा ही होता है, बस एक अंतर रहता है कि क्यू में बोथ द साइड्स ओपन रहती है, और जो इंसर्शन एंड डिलीशन प्रोसेस होती है, मान लीजिए यहाँ से एग्जिट हो रहा है और यहाँ से आपकी एंट्री हो रही है। ये एग्जिट पॉइंट है और ये एंट्री पॉइंट है, तो मतलब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट फर्स्ट इंसर्ट हुआ होगा वो ही सबसे पहले बाहर जाएगा। क्यों? जैसे मान लो ये वाली जो है ये फर्स्ट इंसर्ट हुई थी। अब ये फर्स्ट इंसर्ट कैसे हुई है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर ये फर्स्ट इंसर्ट हुई है तभी तो ये आगे आ पाई है। क्योंकि मान लो ये फर्स्ट इंसर्ट हुई, देन इसके बाद ये सेकंड इंसर्ट हुई, देन ये थर्ड, देन ये फोर्थ, और देन ये फिफ्थ इंसर्ट हुई। तो अब जब मुझे डिलीट करना होगा एलिमेंट, तो मैं फर्स्ट को सबसे पहले डिलीट करूँगा, देन सेकंड को डिलीट करूँगा, देन थर्ड को डिलीट करूँगा। यानी जो सबसे पहले इन आया था वो सबसे पहले आउट हुआ, जिसका इंसर्शन सबसे पहले हुआ था वो सबसे पहले डिलीट हुआ। ओके, तो ये एडवांटेज ऑफ क्यू है। एडवांटेज ये है कि इट हैंडल मल्टीपल डाटा टाइप, दे आर बोथ फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्सिबल फास्ट। मतलब जो एक्सेस होता है वो फास्ट हो जाता है क्यू में। मोर ओवर क्यूज कैन बी ऑफ पोटेंशियली इनफाइनाइट लेंथ कंपेयर्ड विद द यूज ऑफ फिक्स लेंथ अरे। क्यूज की जो लेंथ हो सकती है वो अरे से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। ये क्यू का एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट? अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा लिंक लिस्ट और अरे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फिर भी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे अपनी नोट्स में लिख सकते हो। एक तो मेमोरी यूसेज का मैंने आपको बता दिया लिंक लिस्ट का, वो ट्रैवर्सल प्रॉब्लम कि अरे में कहीं पे भी आप पहुंच सकते हो डायरेक्टली किसी भी इंडेक्स पे। वहीं अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो आपको हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा और एन नोड ट्रैवर्स करनी पड़ेगी nth नोड पे पहुंचने के लिए। तो इसका डिसएडवांटेज है। रिवर्स ट्रैवर्सिंग नहीं हो पाती है लिंक लिस्ट में। ओके, रिवर्स ट्रैवर्सिंग नहीं हो पाती है। हालांकि इट मे बी पॉसिबल बाय यूजिंग डबल लिंक लिस्ट, लेकिन जो डबल लिंक लिस्ट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट का, ये आपको ध्यान रखना होगा मन में। ओके, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ अरे? अब अरे का क्या डिसएडवांटेज है? आप देखो वही क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, तब आपको समझ आ गया होगा अरे का डिसएडवांटेजेस क्या है। एक तो साइज फिक्स नहीं कर सकते, मतलब मेमोरी का वेस्टेज है। इंसर्शन और डिलीशन डिफ़िकल्ट है। और एक और क्या है,
एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ना लगभग सेम ही है, बस अलग अलग पॉइंट्स में लिखा है। तो आप तीनों पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा। तो 17 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ स्टैक। तो स्टैक के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, यानी आप स्टैक में किसी भी एलिमेंट पे रैंडमली नहीं पहुंच सकते हो, ये एक डिसएडवांटेज है स्टैक का। ओके, क्रिएटिंग टू मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टैक कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, मतलब अगर आप स्टैक में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख देते हो तो एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम खुद क्रिएट कर सकता है स्टैक ओवरफ्लो, मतलब आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा, अगर लिमिट से ज़्यादा आपने उसमें चीज़ें रखी तो फिर वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा अपना स्टैक। ओके, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट्स क्या है, वेरिएबल स्टोरेज विल बी ओवर रिटर्न विच समटाइम्स लीड टू अनडिफाइंड बिहेवियर ऑफ फंक्शन और प्रोग्राम। द स्टैक विल फॉल आउटसाइड ऑफ द मेमोरी एरिया विच माइट लीड टू एन एबनॉर्मल टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ क्यू, इसमें भी रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। क्रिएटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। ओके, ये दो डिसएडवांटेजेस है इसके। 19th क्वेश्चन, विच व्हाट इज द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, आपको याद हो तो डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो लीनियर में हमारा लिंक लिस्ट आता है, तो लिंक लिस्ट का डाटा टाइप क्या हो गया, लीनियर टाइप। अरे किस टाइप का है, अरे भी लीनियर टाइप का ही डाटा स्ट्रक्चर है। और नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव यानी वो और प्रिमिटिव यानी वो। जैसे प्रिमिटिव मतलब जो बेसिक डाटा टाइप है, बेसिक डाटा टाइप मतलब इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। ओके, तो ये बेसिक कैरेक्टर टाइप है। और नॉन प्रिमिटिव मतलब वो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप की मदद से मिलकर बने हैं। तो जो अरे है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप की मदद से बनकर बना है, तो एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया। ओके, और लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टैक। स्टैक भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टैक को हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं, या तो अरे से या लिंक लिस्ट, और दोनों ही लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो एनी हाउ स्टैक भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हुआ। व्हाट इज टाइप ऑफ क्यू, क्यू भी वही चीज़ है, स्टैक जैसी चीज़, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो गया इसका भी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिंक लिस्ट। अब आप मैं पढ़ता हूँ, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स whose order is not given by their physical placement in the memory, instead each element point to next। मतलब लिंक लिस्ट का प्रिंसिपल ये है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को लिंक लिस्ट में प्लेस करते हैं तो हमें उसकी पोजीशन पता नहीं होती है। ओके, मतलब वो रैंडमली मेमोरी में कहीं भी प्लेस हो सकता है, बस हमें पता होता है तो क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, जिससे क्या हो, सीक्वेंस मेंटेन रहे। तो ये प्रिंसिपल है लिंक लिस्ट का। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। अब स्टैक का प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहली बात तो स्टैक जो है आप क्या बोलोगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब स्टैक के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप, डिफरेंट नहीं होते हैं। पुश यानी इंसर्शन और पॉप माने डिलीशन। तो पुश और पॉप ऑपरेशन के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा सर को। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैक हो गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्यू। क्यू का प्रिंसिपल क्या होता है कि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है, ये मैंने आपको समझाया था अभी। और इसके अंदर भी दो ऑपरेशन होते हैं, इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू मतलब इंसर्शन इन क्यू एंड डी क्यू मतलब डिलीशन इन क्यू। ओके, और ये इंसर्शन कहाँ से होता है, लास्ट पोजीशन से, और डिलीशन कहाँ से होता है, फर्स्ट पोजीशन से। ये क्यू के बारे में हो गया। 27th क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के अंदर के एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। अ स्पार्स मैट्रिक्स इज यूज इन साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो अ लिंक लिस्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पार्स मैट्रिक्स। एक टाइप के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में काम आती है लिंक लिस्ट। द वेरियस ऑपरेशन लाइक स्टूडेंट डिटेल्स, एम्प्लॉयज डिटेल्स और प्रोडक्ट डिटेल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द लिंक लिस्ट as the linked list uses the structured data type that can hold different data type। अब लिंक लिस्ट के अंदर एक जो नोड होती है, वो नोड क्या होती है, डिफरेंट डाटा टाइप से मिलके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो बना होता है हम उसे नोड बोलते हैं।
तो नोड के अंदर हम कितने भी तरह की डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो ये एक एडवांटेज, ये एक एप्लीकेशन हो गया लिंक लिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ और एडवांटेजेस भी हैं। स्टैक क्यू और ट्री ये सब भी इंप्लीमेंट करे जा सकते हैं लिंक लिस्ट के द्वारा, ये हमें पता है। टू इम्प्लीमेंट हैशिंग वी रिक्वायर हैश टेबल। हैश टेबल कंटेन एंट्रीज दैट आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। तो हैश टेबल, हैशिंग में भी इसका एक एप्लीकेशन है। A linked list can be used to implement a dynamic memory allocation. The dynamic memory allocation is the memory allocation done at runtime. Linked list का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम पॉसिबल हो पाया, जो कि अरे की वजह से नहीं हो पा रहा था। जब तक हम अरे यूज़ कर रहे थे, जब तक ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। जैसे लिंक लिस्ट आया, वैसे ही रन टाइम मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल हो पाया। वॉट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अरे? अब कुछ अरे के एप्लीकेशन भी जान लेते हैं। Arrays are used to implement mathematical vectors, matrices, as well as other kind of rectangular tables. Many database, small and large, consist of one-dimensional array whose elements are records. मतलब array records store करने के काम पे आती है। ओके, स्टैक के एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्टैक एक तो स्ट्रिंग ट्रेवर्सल में काम आता है, रिकर्शन में काम आता है। एक एल्गोरिदम होती है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। दे सर्च, ये वाली जो सर्च होती है ग्राफ पर इम्प्लीमेंट की जा सकती है, और इसके लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है? स्टैक। ओके, तो इसके कुछ ये 4 एप्लीकेशन है: स्ट्रिंग ट्रैवर्सल, अनडू रीडू, रिकर्शन एंड DFS। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यू? अब क्यू के क्या क्या एप्लीकेशन है? तो क्यूज आर वाइडली यूज्ड एज वेटिंग लिस्ट for a single shared resource like printer, disk, CPU। ओके, जैसे ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये हो गया। सेकेंड, क्यूज आर यूज्ड इन asynchronous ट्रांसफर ऑफ डाटा, फॉर एग्जाम्पल फाइल, इनपुट आउटपुट, सॉकेट्स। ओके, थर्ड आता है, क्यूज आर यूज्ड एज बफर्स इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब दे आर यूज्ड एज अ बफर इन मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन लाइक MP3 मीडिया प्लेयर एंड CD प्लेयर। Queues are used to maintain the playlist in media player in order to add and remove the song from the playlist। ओके, तो मतलब आप इसको एक प्रैक्टिकली देख सकते हो कि क्यू के अंदर सिंपल वो प्रिंसिपल होता है कि जो सबसे पहले जाएगा वही सबसे पहले बाहर आएगा। तो हम अगर हमने कोई प्लेलिस्ट बनाई, तो हमने जो सबसे पहले उसके अंदर सॉन्ग ऐड किया होगा वही सबसे पहले प्ले होगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो क्यू को प्रैक्टिकली। और एक और एडवांटेज है, क्यूज आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप मिनिमम 3 भी याद कर सकते हो। ओके, मिनिमम कम से कम आप 3 बोल भी दोगे ना वायवा में, तो आपका काम हो जाएगा। 31st, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म इंसर्शन एट द एंड इन सिंगली लिंक लिस्ट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है। ओके, सिंगली लिंक लिस्ट के एंड में, मतलब एंड में हमको परफॉर्म करना है इंसर्शन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O(1), ये आप याद रख सकते हो। 32, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म इंसर्शन इन एन अरे। तो अरे के अंदर इंसर्शन हमें करना है, तो वर्स्ट केस और एवरेज केस दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O(n), क्योंकि हमें n इंडेक्सेस को ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा ना इंसर्शन के लिए, तो O(n) इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म इंसर्शन इन ए स्टैक? तो जाहिर सी बात है, स्टैक में इंसर्शन केवल एक पोजीशन से होता है, वो है टॉप मोस्ट पोजीशन से। तो टॉप मोस्ट पोजीशन तो हमें पता है। ओके, तो O(1) टाइम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे चले जाएंगे ना, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो O(1) हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म इंसर्शन इन अ लीनियर क्यू? अब आप सोचो, स्टैक और लीनियर क्यू में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो इंसर्शन और डिलीशन है उनकी एक फिक्स्ड प्लेस है। स्टैक में डिलीशन, स्टैक में भी फिक्स्ड प्लेस है डिलीशन की, और इंसर्शन की भी एक फिक्स्ड प्लेस है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्यू के अंदर मुझे इंसर्शन करना हुआ तो मैं डायरेक्टली उस पोजीशन पे चले जाऊंगा ना, लास्ट पोजीशन पे। तो O(1) जो हो गया वो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इंसर्शन की, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ लास्ट पोजीशन को। तो 35th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
डिलीशन इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। अब मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है सिंगल लिंक लिस्ट में, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n। ठीक है, और 36 क्वेश्चन में पढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म डिलीशन इन एन अरे। तो इसका भी O ऑफ n ही है। इट टेक्स O ऑफ n टाइम टू फाइंड द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट, क्योंकि आपको जिस एलिमेंट को डिलीट करना है पहले आप उसे सर्च भी तो करोगे, तो आपको n एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने पड़ेंगे, देन आप उसको डिलीट करोगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म डिलीशन इन अ स्टैक। अरे अब देखो वही चीज़ हो गई, डायरेक्टली हमें पता ही है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है स्टैक में वही सबसे पहले बाहर जाएगा, तो O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है, डिलीशन इन अ लीनियर क्यू। इसकी भी O ऑफ 1 है, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे O ऑफ 1 कैसे है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म सर्चिंग इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। अब देखो सर्चिंग इन अ सिंगल लिंक लिस्ट, तो इसकी तो O ऑफ n ही होगी, क्योंकि हर नोड को चेक करोगे आप कि कहीं ये तो नहीं है जो हमें चाहिए, तो O ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म सर्चिंग इन एन अरे, तो इसके अंदर भी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके अंदर O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगना ही है। जैसे सर्चिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जैसे किसी भी चीज़ को हमें सर्च करना हो तो उसकी O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती है, जनरली बता रहा हूँ मैं, जिस क्योंकि सर्च करना यानी हर नोट को जाके चेक करना कि यह है कि नहीं, यह है कि नहीं। बेस्ट केस हो सकता है O ऑफ 1 हो कि फर्स्ट पे मिल जाए, बट आपको किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए n एलिमेंट्स को ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो जनरली O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही होता है, क्योंकि आप सोचो ना, यदि आपको पता है कि इस इंडेक्स पे, तो फिर आप उसको सर्चिंग थोड़ी ना बोलोगे, फिर आप तो उसे डायरेक्टली एक्सेस ही कर लोगे ना, तो वो ऑपरेशन सर्चिंग थोड़ी ना कहलाएगा जब आपको पता है कि इस इंडेक्स पे स्टोर्ड है एलिमेंट। तो सर्चिंग ऑपरेशन यानी हर नोड को या हर इंडेक्स को चेक करना कि कहीं ये तो नहीं है मेरा एलिमेंट, उसे सर्चिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके अंदर बेस्ट केस O ऑफ 1 हो सकता है अगर फर्स्ट ही पोजीशन पे आपका प्लेस्ड है तो एलिमेंट। तो ठीक है, ये सर्चिंग ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा बता दिया मैंने। अब 41th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म सर्चिंग इन स्टैक। देखो इसमें भी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की लगेगी, समझ गए आप। सर्चिंग इन लीनियर क्यू O ऑफ n। अब ट्रैवर्सिंग के लिए भी O ऑफ n ही लगनी है ना। ट्रैवर्सिंग मतलब होता क्या है, n एलिमेंट को जाके देखना कि इस एलिमेंट पे क्या पोजीशन है, यहाँ पे क्या है। ओके, ट्रैवर्सिंग मतलब जैसे ट्रैवलिंग, पूरी अरे या पूरी लिंक लिस्ट पे ट्रैवल करना, तो वो ट्रैवर्सिंग कहलाता है, तो उसका भी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। अब ट्रैवर्सिंग एन अरे, उसमें भी O ऑफ n ही लगेगी। ट्रैवर्सिंग एन स्टैक, देखो ट्रैवर्सिंग सर्चिंग, देखो समझ गए ना आप कि ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग में ज़्यादा वो नहीं है, दोनों के अंदर O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगनी है, क्योंकि आपको एटलीस्ट नोड को विजिट तो करना ही पड़ेगा, हर नोड को। ओके, तो ट्रैवर्सिंग कहीं पे भी हो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ओके, देन व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म ट्रैवर्सिंग इन अ लीनियर क्यू। तो O ऑफ n। मर्जिंग इन सिंगल लिंक लिस्ट, अब दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना है तो उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप याद कर लेना, O ऑफ n log n लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म मर्जिंग इन अरे। अब मर्ज सॉर्ट के थ्रू परफॉर्म की जाएगी। ओके, तो तीन केस होंगे, वर्स्ट, एवरेज और बेस्ट, तीनों के अंदर O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगना है। ओके, 49th क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म मर्जिंग इन स्टैक। स्टैक में मर्जिंग करेंगे तो O ऑफ n log n लगेगी, क्योंकि मर्जिंग एल्गोरिदम लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, मर्ज एल्गोरिदम, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n log n। 50th क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म मर्जिंग इन लीनियर क्यू। तो इसमें भी O ऑफ n log n लगनी है, मर्ज सॉर्ट लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, मर्जिंग करनी है तो। वर्स्ट, एवरेज और बेस्ट केस तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म सॉर्टिंग इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। सॉर्ट मतलब किसी भी ऑर्डर में
अरेंज करना है, यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लगेगी O ऑफ n log n, O ऑफ n log m, वेयर n इज नंबर ऑफ आइटम एंड m इज नंबर ऑफ रन्स। ओके, बेस्ट केस होगा O ऑफ n जब डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, और वर्स्ट केस होगा O ऑफ n log n, ठीक है, जब डाटा सॉर्टेड नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 52 क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म सॉर्टिंग इन अरे? तो O ऑफ n स्क्वायर इन द केस ऑफ बबल सॉर्ट, यदि हम बबल सॉर्ट यूज करते हैं तो O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगनी है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म sorting in a stack? We have explored an algorithm to sort a stack using another stack, that is by using stack operation like push or pop. The time complexity of this approach is O of n square and space complexity is O of n। तो आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। 54 क्वेश्चन। What is the time complexity to perform sorting in a linear queue? तो O of n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म क्रिएटिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट, तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी फॉर क्रिएशन ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। What is the time complexity to perform creating in a array? Since each element is being initialized, it would take O of n time, तो O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। What टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म क्रिएटिंग इन स्टैक, तो O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी यहाँ पर भी। फॉर क्रिएटिंग इन अ लीनियर क्यू, तो यहाँ पर भी O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुश ऑपरेशन इन एन स्टैक। अब जैसे मैंने आपको बताया था दो ऑपरेशन होते हैं स्टैक में, पुश और पॉप, और क्यू में इन क्यू और डी क्यू। तो पुश ऑपरेशन का काम क्या होता है? इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन द स्टैक, किसी एलिमेंट को स्टैक में पुश करना। और पॉप ऑपरेशन यानी डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, किसी भी एलिमेंट को स्टैक से पॉप करना, तो उसको हम डिलीशन बोलते हैं। तो हमारे 60 क्वेश्चन यूनिट 2 के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाके पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसे आंसर करने का जल्द से ट्राई करेगी। ओके, अब यू कैन फाइंड अस एट, हमारी एक ऑफिशियल साइट भी है, आप वहाँ पे जाकर ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। मेक श्योर टू लाइक, share and subscribe our video. Thank you guys. Bye bye.